हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी राज गौरव सिंह आपके लिए एक नए लेक्चर और एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग जानने वाले हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है और ये इवोल्यूशन क्या कौन सी ऐसी इवेंट्स है जो कि हमारे अर्थ पे, हमारे सामने, हमारे ऊपर हर जगह ये इवोल्यूशन लागू होती है। आखिर ये इवोल्यूशन है क्या? ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग? कितने नंबर्स इससे आने वाले हैं? क्या-क्या इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है? इन सब सारी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इवोल्यूशन क्या होता है? आई होप कि आपकी लेक्चर आपकी तैयारी बोर्ड की बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। ठीक है, आप कॉन्फिडेंसली रखिए। आप 3 रूल अप्लाई करिए ट्रिपल सी का, यानी जो भी पढ़िए कॉन्फिडेंस, एक चीज़ से कॉन्फिडेंस, एक चीज़ से कंटिन्यूटी और एक चीज़ से इसका मतलब ये रहे कि आपके पास कंसिस्टेंसी रहे। कंटिन्यूटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी ये 3 चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। कॉन जो भी चीज़ पढ़ें कॉन्फिडेंस से पढ़ें, यानी जो भी सॉलिड आप थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आप वो चीज़ को एकदम अच्छे से रिवाइज कर ले रहे हैं, यानी कॉन्फिडेंसली पढ़ें। कंटिन्यूटी का मतलब है कि डेली पढ़ें आप। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक ये चैप्टर आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करो। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के फिर कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस तो पहला वाला हो गया। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप जैसे कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो केवल बायोलॉजी ही 2 घंटे बैठ के पढ़िए। ठीक है, जब तक वो यूनिट आपकी खत्म न हो जाए, वो चैप्टर आपकी खत्म न हो जाए तब तक आप इसको पढ़िए। ये ट्रिपल सी का फॉर्मूला याद रखिए जिसकी वजह से आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाएगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है बच्चों। इसके डिफिनीशंस, इसके फंडा और इसके थ्योरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों बता दें कि इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका अगर सिंपल वे में अगर हम लोग डिफिनीशन लर्न करें तो इसका डिफिनीशन सिंपल है कि the changes in the flora and fauna that took place gradually over millions of years due to cumulative changes in organism, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर लगातार ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फौना। फ्लोरा का मतलब होता है दोस्तों फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी प्लांट्स को हम लोग कहते हैं फ्लोरा। अब वो चाहे तो घास हो, घास लेके मतलब लोअर प्लांट्स लेके हायर प्लांट्स के उसमें कंक्लूड होते हैं। फौना का मतलब चाहे छोटे जीव हों चाहे बड़े जीव हों, सारे फौना के अंदर कंक्लूड किए जाते हैं। तो फ्लोरा और फौना ये डिफरेंट वेराइटीज होते हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर सरवाइव करते हैं। तो अब अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे जीव पाए जा रहे थे। ये जो जीव हैं इनमें अनेक क्रम अनुसार क्या होता है कि बदलाव देखने को मिलता है। जैसे आप अगर इसको कंक्लूड करें कि अगर ह्यूमन जैसे आप ही हैं, तो आप अपने पूर्वजों को ही देखें तो उनमें पढ़ाई का स्टेटस क्या था। पहले आपके जो पूर्वज थे यानी जो दादा परदादा थे उनमें हाई स्कूल क्या 2-3 तक पढ़ लेते थे। पैसे गिनने के अगर उनमें उनके अगर एबिलिटी है तो बहुत बुद्धिमान माने जाते थे, काश्तकार हो जाते थे, सेठ बन जाते थे उस गांव का। उसके बाद आपके दादा आए, दादा ने आपके समाज में रहना, फिर हाई स्कूल इंटर तक उन्होंने अपनी पढ़ाई की। फिर उसके बाद मतलब वो भी अपने टाइम गवर्नमेंट टीचर बन जा रहे थे 10th पास करके। जब आपके पिताजी का टाइम हुआ तब उन्हें ग्रेजुएशन पे जॉब मिलना शुरू हो गया। जब आपका टाइम आया तो कंपटीशन और ज्यादा हार्ड होता गया। यानी ये जो इवोल्यूशन है पढ़ाई का, ये कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ जन यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हो रहा है, और कंपटीटर समय के अनुसार बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उसके वजह से सबका जॉब पाना बहुत जरूरी है। ये एक प्रकार का इवोल्यूशन है। जब पहले जो बच्चे बाहर रूम लेके रहते हैं या बच्चे जो गांव में ही रहते हैं, पहले आप जब छोटे रहे होंगे तब गांव में देखे होंगे कि अगल बगल ज्यादा घर नहीं थे, बहुत सारे पेड़ पौधे बगीचे हुआ करते थे। अब धीरे धीरे जब आप 12th में आ गए, इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत सारी, पहले बहुत कम घरें थी, अब धीरे धीरे बहुत सारी घरें बन गई हैं। जंगल को काटा जा रहा है, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, छोटे छोटे कीपैड होते थे, अब बड़ी बड़ी मोबाइल आ गई हैं जो हर एक इंसान के जेब में हो गया। तो ये एक प्रकार का क्या है, बदलाव है। और एक जो बदलाव है ये कैसा बदलाव है, कंटिन्यूअस बदलाव है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन कहते हैं। तो कंटिन्यूअस आदमी के अंदर मिलियंस ईयर्स में जो कम्युनिटी चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वही तो है इवोल्यूशन। वही तो आज हमें पढ़ना है
कि इवोल्यूशन क्या होता है। आइए इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो कि हमें पढ़ना ही है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम अर्थ के ऊपर जो लाइफ आई उसका कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, कैसे इसका जन्म हुआ, वही कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है। आइए सबसे कॉन्सेप्ट नंबर वन की बात करें कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ। तो ओरिजिन यूनिवर्स इज अराउंड 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड कंप्राइज ऑफ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। कि हमारे जैसे कि सपोज करो कि ये पूरा जो हमारी स्लाइड चल रही है, पूरी स्लाइड जो है, जैसे सपोज करो कि ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। अब इस पूरे यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, बहुत सारे स्टार्स होंगे। इनके बीच में किसी प्रकार से टकराव होने की वजह से ऐसे बहुत बड़ी 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 क्या बनी होंगी, गैलेक्सीज बनी होंगी। यहाँ पे मैं तीन चार दिखा रहा हूँ, ये तीन चार नहीं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनी होंगी। अब इन हर एक गैलेक्सी में उसका खुद का एक मिल्की वेज होगा। ठीक है, ऐसे मिलियंस ऑफ मिल्की वेज होंगे। ठीक है, हर एक में ऐसे बहुत सारे इसके मिल्की वेज इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है। अब इसमें मतलब कि ऐसे पूरा यूनिवर्स में बहुत सारे क्या हैं, ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें पूरा क्या है, ये गैलेक्सीज हैं। ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होंगे इस मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर मिलियंस ऑफ मिल्की वेज होंगे। मिल्की वेज जिसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। अब इन सारे मिल्की वेज में बहुत सारे क्या होंगे, सोलर सिस्टम होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, सोलर सिस्टम होंगे। और इसी के एक सोलर सिस्टम का भाग इसमें भी, अब इसको हम जूम बाहर कर लेते हैं, यानी इसमें से भी सोलर सिस्टम जो है, ये समझो कि सोलर सिस्टम है, इसमें बीच में सन है और इसके सराउंड में जो है कि बहुत सारी ग्रहें घूम रही हैं। तो इसी का हिस्सा हम लोग हैं, जैसे मान लो हम लोग अर्थ हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि ऐसा होता है। एक मिनट। हम्म, क्या हो रहा है भाई। अब देखो ये भी सिस्टम है, सिस्टम हैंग हो रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब जैसे इसमें मान लो बीच में सन है, यहाँ पे ऐसे सन बना देते हैं। ठीक है। और इसके सराउंड में क्या है, ये ऐसे ग्रह इसके ऐसे अल्टरनेटिव लगे रहते हैं। तो तीसरे नंबर वाला अर्थ है, इसमें से भी ये अर्थ का जन्म इस सन से ही हुआ है। तो सोचो इतने बड़े, अभी हम लोग अपने ही एक सोलर सिस्टम से बाहर नहीं आ पाए हैं। यानी कि हम लोग अभी तक न सन तक भी नहीं पहुंच पाए, अभी तक हम लोग सैटर्न के पास भी नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हम लोग इसके बाहर निकलेंगे, फिर अपने गैलेक्सीज में घूमेंगे। ठीक है, फिर मिल्की वे से बाहर निकल के फिर जब गैलेक्सी में आएंगे तब फिर हमें पता चलेगा यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो भाई इतना बड़ा, वाह, इतने बड़े पूरे यूनिवर्स को संचालन करने वाले गॉड ही तो है। बस बशर्ते ये है कि हम लोग जो चीज नहीं देखे रहते हैं उस पर हमें बिलीव नहीं रहता है। तो क्या हम जो चीज नहीं देखे हैं क्या वो चीज नहीं है, क्या आपने हम दादा को नहीं परदादा को नहीं देखे हैं, तो क्या दादा परदादा नहीं थे। बिल्कुल थे ना भाई। तो बस ये चीज हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। चल क्या रहा है भाई। चलिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो कि अब इसमें से भी हम लोग गैलेक्सीज की बात कर लेते हैं। कि जो गैलेक्सीज होती है कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैसेस डर, इसके गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे का बादल, गैस गैस के और धूल के क्या बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बादल बने हुए थे। जो ओरिजिन होती है यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें अचानक से बहुत बड़ा एक विस्फोट होने की वजह से ये सारी चीज यहाँ पे बनी हुई होंगी। इसी को हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, बहुत बड़ा धमाका।
ठीक है। इसके अनुसार बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, टू इट ह्यूज एक्सप्लोजन अकर्ड इन द यूनिवर्स एक्सपेंडेड टेम्परेचर काम डाउन एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम वेयर फॉर्म लेटर। इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम इसके बाद बने जब ये टेम्परेचर बहुत बड़ा हो गया, तब जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा उसके बाद द गैलेक्सीज वेयर देन फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ गैसेस अंडर ग्रेविटेशन। तो एक फोर्स के द्वारा इन गैसों का आपस में मिलना शुरू हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। आइए एक एनसीईआरटी में आपको एक नोट पॉइंट लिखा है, व्हाट इज स्टीलर डिस्टेंस, क्या होता है स्टीलर डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट और कॉल्ड स्टीलर डिस्टेंस, कि दो प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स के बीच की जो दूरियां होती हैं उसे हम लोग स्टीलर डिस्टेंस कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको नापते हैं हम लोग लाइट ईयर से, और ये जो लाइट ईयर होती है, एक लाइट ईयर में जो होती है, इसका मतलब है कि जो लाइट होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में वैक्यूम के अंदर। किसी भी वैक्यूम के अंदर लाइट को ट्रैवल करने में जो लगा समय, वो 1 लाइट ईयर कहलाती है। तो आप अपने रात्रि में छत पे लेट के गर्मी के दिनों में जब स्टार्स देखते थे, तो तारे देखने के बाद आपको क्या समझ आता है, व्हेन वी लुक स्टार इन अ वे वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट। तो आप अपने पास्ट को देखते हैं, कि सोचो कि एक स्टार से आने वाली जो लाइट होती है जो आपके आंखों में पड़ती है, वो लाइट जब आप एक बार देखते हैं तो बहुत साल पहले से लाइट वहां से चली हुई है फिर वो आती है। तो आपके पूर्वज, आपके माता पिता, जो आपके दोस्त यार होते हैं, वो जब आप उनके साथ सोते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि देखो वो स्टार आप देख रहे हैं, वो आपके दादा है, वो आपको वहां से देख रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं आपके पास्ट के बारे में। तो हम लोग अपने पीपिंग मतलब हम लोग अपने पास्ट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है कि स्टार से जो लाइट आती है उसको आने में एक से भी ज्यादा साल लग जाते हैं, ठीक है, कहते हैं मिलियंस मिलियंस ईयर लग जाते हैं। तो सोचो कि वो लाइट कितना दूर होगा, वो स्टार कितना दूर होगा, उससे लाइट हमारी आंखों में पड़ रहा है। इसका मतलब कि हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ी है। जहां से आपकी आंख की रोशनी खत्म हो जाती है आसमान में, जब आप देखते हैं जहां आपका रोशनी खत्म हो जाता है कि आसमान वहां खत्म हो गया है, एक्चुअली यूनिवर्स का स्टार्टिंग वहीं से होता है। तो अब फिर आप वहां उस एंडिंग पॉइंट पे जाएंगे तो फिर वहां से स्टार्ट होता है, फिर आप वहां से खड़े होकर जब देखेंगे तो वहां से स्टार्ट होता है। ऐसे ये यूनिवर्स कभी खत्म नहीं, क्योंकि भाई देखो सिंपल, कि हम लोग इस छोटे से सोलर सिस्टम का एक तीसरे वाले ग्रह हैं, अभी सन तक पहुंचेंगे, अभी यहाँ तक हम लोग सैटर्न भी नहीं पहुंचे, यानी हम लोग अपने मिल्की वे में ही घूमेंगे। ऐसे ही एक मिल्की वे में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, हम लोग अभी एक सोलर सिस्टम में ही हैं। ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं नहीं, ऐसे एक ही सोलर सिस्टम, तो इसको मैंने जूम किया है, एक को। अभी बहुत सारे सोलर सिस्टम से निकलेंगे तब हम लोग अपने एक मिल्की वे से बाहर निकलेंगे, फिर दूसरका मिल्की वे, तीसरका, फिर ऐसे मिलियंस ऑफ मिल्की वे है, तब इससे आप जब बाहर निकलेंगे तब आप गैलेक्सीज को क्रॉस करेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी को क्रॉस करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब आपका भेंट होगा यूनिवर्स से। तो हमारी अर्थ क्या है बच्चों, बहुत बड़ी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की। तो अर्थ वाज फॉर्म 4 बिलियन ईयर बैक, यानी हमारी अर्थ की ओरिजिन 4 बिलियन ईयर बैक हुई है। इनिशियली द सरफेस वाज कवर्ड विद वाटर वेपर, मीथेन, CO2 एंड अमोनिया। द यूवी रेज द सन ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन एक्सेप्ट एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर गैसेस आल्सो फॉर्मिंग द ओजोन लेयर। यानी जो हमारा हाइड्रोजन गैसेस था वो अमोनिया से, नाइट्रोजन से, कार्बन से जुड़ा हुआ था, जब उसको छोड़ता है तब फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। फिर CO2 का, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। और इसी के दरमियान जब ऑक्सीजन फ्री होता है तो ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है, यानी O3 का। तो हमारी जब अर्थ की ओरिजिन हुई थी, जब वो सन से अलग हुआ था, तो उसके सराउंड में किसी भी प्रकार की इन्वायरमेंट नहीं थी, किसी प्रकार का प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड नहीं था। फिर धीरे धीरे जब गैसों में बदलाव होता गया, चेंजेस होते गए, तब वो ऑक्सीजन का एक घोड़ा बना, जिससे कि हमारी जो अर्थ हो गई वह एक इनविजिबल इनविजिबल लेयर के द्वारा क्या कर दी गई, हमारे अर्थ का प्रोटेक्शन लेयर बना दिया गया, जिससे ये यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है दोस्तों। फिर कूलिंग ऑफ वाटर, जैसे वाटर वेपर ठंडा होते गए वो बारिश के फॉर्म में
filled with depression on अर्थ सरफेस, वो अर्थ के सरफेस पे गिरने लगे, जिससे फॉर्मिंग वाटर बॉडी, जैसे बहुत बड़ी बड़ी तालाब, झरने और समुद्र, सी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। आइए बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है। लाइफ appeared 500 मिलियन ईयर्स एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जैसे ही अर्थ का फॉर्मेशन होता है 500 मिलियन बाद, 500 मिलियन ईयर्स बाद क्या होता है, लाइफ appeared होती है। डिफरेंट थ्योरी वेर गिवन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऐसे बहुत सारी थ्योरी हैं जो ये बताती हैं कि कैसे अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन हुई थी। सबसे पहली थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब कि भगवान ने तुरंत अचानक इस सृष्टि का निर्माण कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार जो गॉड उन्होंने क्रिएट किया लाइफ बाय हिज डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएशन, यानी भगवान ने आए, वहां पे आशीर्वाद दिया, मनुष्यों को बनाया, जानवरों को रखा, यानी ऐसे एक थाली है, जैसे थाली में खाना परोसा जाता है, वैसे अर्थ पे भगवान आते हैं, यहाँ पे ह्यूमन को बना देते हैं, एनिमल को बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर को यहाँ पे बना दिए जिनको चार पैर था। ठीक है। फिर उसके बाद भगवान आते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं, पहाड़ बना देते हैं ह्यूमन के लिए, फिर यहाँ पे सन को ऐसे रख दिए, रात्रि में मून को रख दिए। ठीक है, फिर बर्ड्स बना दिए। तो ऐसे करके भगवान ने इस सृष्टि का पूरा रचना किया है, केवल केवल 7 डेज के अंदर। 7 दिनों में भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना ही कर दी इनके अनुसार। क्या बात है भाई। ये देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस थ्योरी के अनुसार। फिर एक थ्योरी आती है पेंसपर्मिया या कॉस्मोजोमिक थ्योरी। इन्हें क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक थिंकर, जो ग्रीक थिंकर वो सोचते हैं कि यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स ऑफ पेंसपर्मिया कम फ्रॉम आउटर स्पेस एंड डेवलप इनटू द लिविंग फॉर्म। इनका ये मानना है कि बाहर से जो हमारी अर्थ है उसके बाहर के सराउंडिंग में जो और भी सारी सोलर प्लेनेट है, वहां पे जीव पहले से थे। वहां से कोई स्पोर आता है, जैसे आप प्लांट्स के फॉर्मेशन में देखते हैं कि एक स्पोर से, बीज से ही एक पौधे का निर्माण होता है। वैसे वहां से दूसरे गोले से क्या हुए होंगे, दूसरे गोले से ऐसे जीव आए होंगे जो धरती पे आके अपनी संख्या बढ़ा दी होंगे। जैसे आप पीके मूवी देखे है ना, पीके मूवी वाली कहानी की तरह यहाँ पे बात की जा रही है। फिर एक तीसरी कहानी आती है, थ्योरी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके अनुसार क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ मड इटीसी। कि ये कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब इसकी भी दो कहानी है, लुईस पास्चर की कहानी अलग है और एबायोसिस थ्योरी अलग है। तो इसमें क्या कहते हैं, लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिन हुआ है, ये सोचती हैं। जैसे कि जो मड, कीचड़ हो गया, स्ट्रॉ ग्रेन इटी से यानी भूसा हो गया, पसीना हो गया, इनको मिला के, तो इस पे एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया। इन्होंने बताया कि जो व्हीट ग्रेन है, यानी जो गेहूं के भूसे हैं, वो उस भूसे के अंदर पूरा शरीर से, जो शरीर से पसीना निकलता है, उसे भीगा हुआ कोई कपड़ा, शर्ट को उस भूसे में लिपट के रख दो, 21 दिन बाद देखेंगे कि भगवान का करिश्मा हो जाता है, चूहा जिंदा हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये थ्योरी जैसे ही कहते हैं वैसे इनके थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इनको बहुत कूटा जाता है। ठीक है, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। वो चूहे हो सकता है कि उसमें खाने के पर्पज से आए होंगे, तो उनको खाना मिला होगा कि नहीं मिला के बाद, लेकिन 21 दिन बाद जब ये देखते हैं तो उनमें चूहा दिख गया। तो भाई चूहा ऐसे नहीं हुआ, वो खाने के पर्पज से आए होंगे उस पे। तो ये थ्योरी एकदम निराधार साबित होती है, जिसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आते हैं लुईस पास्चर, ये कहते हैं कि इन्होंने डिसमिस कर दिया थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस। इन्होंने कहा कि जो लाइफ है पहले से उपस्थित जो जीव है उनसे इनका जन्म हुआ है। ही प्लेस killed east in pre-sterilized flags and another flags open to air. She thought that life did not originally come from farmer, but new living organism arose in later flag. इन्होंने दो फ्लास्क को रखा। एक फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या रखा कि जो मीस का मीट वाला भी कर लो, फ्लास्क वाला, दो इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसमें क्या किया कि एक फ्लास्क है, ठीक है, समझ लो कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि इसमें मीट का एक पीस रखा गया है, इसमें भी मीट का पीस रखा गया है। तो ये क्या करते हैं कि एक फ्लास्क को ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं, दूसरे वाले फ्लास्क को क्या करते हैं कि कॉटन से इसे पूरा सील पैक कर देते हैं। जैसे इसको सील कर देते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एयर पास नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर एयर पास होता है। तो कुछ दिन बाद ये देखते हैं कि इसमें बहुत सारी मक्खियां और इनके छोटे छोटे अंडे दिखाई दिए, लेकिन इसमें
एकदम ये प्योर मीट रहा। तो इससे ये साबित हो गया कि जो लाइफ की ओरिजिन होती है वो पहले से उपस्थित जीवन से होती है, ना कि पसीने से भीगा हुआ शर्ट से। ठीक है। फिर लुईस पास्चर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है ये सबसे क्रांति लाने वाला थ्योरी, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरिन हेल्डाने थ्योरी। ये जो ओरिजिन थ्योरी होती है वाज गिवन बाय ओपेरिन हेल्डानी। इन्होंने क्या करते हैं कि स्टेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे आरएनए, प्रोटीन, ईटीसी। इससे नए जीवन की उत्पत्ति होती है। फिर द कंडीशन ऑन अर्थ फेवरिंग केमिकल इवोल्यूशन वेयर हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 में अमोनिया गैसेस। इन्होंने कहा कि जब धरती का जब फॉर्मेशन हुआ था, ऐसे बहुत सारे जो वॉल्केनिक थे, इसके अंदर से क्या हो रहा था, ऐसे गैसेस बहुत सारे निकल रहे थे। तो यहाँ से अमोनिया और मीथेन, ये सब गैस यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, यहाँ से ऑक्सीजन। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो हैं, जब ज्वालामुखी फूटते थे तो ज्वालामुखी फूटने के दरमियान ये गैसेस बाहर निकलते थे। तो इन गैस जब बाहर निकलते तो फिर इनमें कंडेंसेशन होता होगा, और ये क्या क्या करते होंगे कि आपस में ठंडा होकर फिर एक नए नए जीवों की इन्होंने उत्पत्ति शुरू कर दी। तो ऑल्केनी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो इसी को एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया। एक्सपेरिमेंट एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। स्टैनले मिलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो हेल्डाने जो कि ओपेरिन थ्योरी थी, इसको इन्होंने अपने लैब के अंदर वैसा टेम्परेचर क्रिएट किया, और उन्होंने बताया कि ऐसे ही धरती पे ओरिजिन हुआ होगा, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा, जो गैसेस रहे होंगे वो आपस में मिल गए होंगे, मिलने के बाद एक नए सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से नए जीव की उत्पत्ति हो गई। उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय एस एल मिलर एंड SC यूरे इन 1953। फिर इन्होंने एक सेटअप तैयार किया। उसमें क्या किया, इन्होंने क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग किया, जिसमें मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस लिया, और वाटर वेपर के साथ इसे 800 डिग्री सेल्सियस तक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्रिएट करके उसके अंदर बंद कर दिया। द कंडीशन वेयर सिमिलर टू दोज इन प्रिमिटिव साइड। इन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया इस फ्लास्क के अंदर, जैसे धरती का जब ओरिजिन हुआ होगा तो उस टाइम का एटमॉस्फेयर रहा होगा। इन्होंने ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ दिनों बाद कि दे ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक सुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट एंड फैट्स इन द फ्लावर। इन्होंने देखा 7 दिनों बाद कि उस सब फ्लास्क के जब डिस्चार्ज होते हैं, मॉलिक्यूल आपस में मिलके बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, निकर निष्कर्ष की इट प्रोवाइड एक्सपेरिमेंट एविडेंस फॉर द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन। इट शो दैट द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ वाज क्रिएटेड अबाउट 3 बिलियन ईयर एगो। इससे ये पता चल गया कि जो पहली नॉन सेलुलर लाइफ रही होगी वो 3 बिलियन ईयर्स पहले ओरिजिन हो गई होगी। इट शो दैट नॉन सेलुलर बायोमॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, आरएनए, पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स। इन्होंने शो कर दिया कि ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे थे अर्थ पे, जैसे डीएनए, आरएनए, पॉलीसैकेराइड। इन्हीं के वजह से नॉन सेलुलर से सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ था। ये इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आप इस सेटअप को अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बच्चों चलिए इस चीज को समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, इसे हम लोग कहते हैं बिग फ्लास्क। ठीक है, बड़ा सा फ्लास्क लिया, और इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने टेम्परेचर कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस तक रखा। तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, इसमें इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, ये डिस्चार्ज होते हैं। इसमें ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और हाइड्रोजन गैसेस को मिला के इन्होंने क्या कर दिया, इन इलेक्ट्रोड के अंदर बैटरी यानी इलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया। जैसे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड होता है, इसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे धमाका होता है, फिर क्या होते हैं, इसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो इन्होंने एक कंडेंसर लगाया, यानी कि जो कूलिंग कर दे, यानी ये 800 डिग्री सेल्सियस में जो गर्म से निकलेंगे मॉलिक्यूल, तो ये इनको ठंडा करने के लिए कंडेंसर लगाया गया, जिसमें वाटर बाहर निकलते थे और ठंडे पानी को अंदर डाले, यानी गर्म पानी बाहर, ठंडा पानी अंदर। जिससे ये कंडेंसर ऐसे ही ना काम करता है, आपका फ्रीजर ऐसे ही काम करता है कि कूलर पानी लेता है, उस पानी को क्या करता है, ठंडा बना देता है। ठीक है, एसी में भी वही कहानी है कि गर्म हवा को बाहर निकाल देता है, छतों पे जो लगा रहता है, और ठंडा हवा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ से गर्म वाटर को बाहर निकाल दिया जा रहा है और ठंडे वाटर को अंदर, जिसकी वजह से ये 800 डिग्री सेल्सियस का जो मॉलिक्यूल था ये ठंडा हो गया।
अब जब ये मॉलिक्यूल ठंडा हो गया तो धीरे धीरे नीचे सरकते हुए यानी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में सरकते हुए वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये यहाँ पे एक टैप है जैसे सक्शन प्रेशर, जैसे छोटे बच्चे जब रहे होंगे या आज भी जब कानों में दवा या कुछ ऐसे दवा होती है, कुछ इसमें ऐसे पाइप लगी होती है, उसको जब आप प्रेस करके दबा देते हैं तो दवा अंदर सोख लेती है, फिर वो कान के अंदर इजीली हम लोग दवा को पुट कर सकते हैं। तो ऐसे वैक्यूम लगी रहती है, क्या करती है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो लिक्विड वाटर को ट्रैप कर लेती है। फिर ये प्रोसेस यहाँ पे तो शुरू हुए थे, यानी बॉइलिंग वाटर को एक गर्म कर दिए थे, जैसे आप ठंडी के दिनों में पानी गर्म करते हो वैसे एक रॉड लगा के ये लोग हम लोग बोलते हैं कि हीटिंग रॉड। ये रॉड क्या करता है, वाटर को गर्म कर देता है, फिर वाटर वेपर यहाँ जाता रहता है, फिर इसमें जाता है, यहाँ तो वाटर वेपर, ये वाटर वेपर कहाँ से आया, ये इसमें से इन्होंने प्रोवाइड किया, जिसमें ये डिस्चार्ज होते रहे, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते रहे। तो ये जो आप टैप देख रहे हैं, इस टैप के अंदर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्राप्त कर लिया। इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्राप्त कर लिया। इससे ये साबित हो गया कि आप लोग को भी पता है कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और ऑक्सीजन से। तो ये ऐसे 5 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन मोस्ट ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल लैब के द्वारा ये प्रूफ कर दिया कि आखिर जो ओरिजिन हुआ है लाइफ का वो पहले से उपस्थित जो गैस रहे होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में बड़े विस्फोट होने की वजह से आपस में मिले होंगे, अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए होंगे जिससे नए सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो आइए बात करते हैं कि अब नए सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन रहता है कि लोग पूछते हैं कि पहले अंडा आया, आ, अंडा पहले आया, एग फर्स्ट आर कम, या फिर हेन आर फर्स्ट, हेन फर्स्ट कम, कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया। तो ये कहानी होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एग जो होता है वो सेल ही होता है। तो सबसे पहले क्या बना था, सेल बना था, फिर जब सेल बना तो फिर मुर्गी बना, फिर मुर्गी भी क्या बनाने लगी, फिर सेल बनाने लगी, तो पहले अंडा फिर मुर्गी आया। तो अगर जिसको नहीं पता रहेगा आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट 3 बिलियन ईयर्स एगो। तो जो फर्स्ट सेल था उसका नाम था को एसरवेट्स नाम था। क्या था दोस्तों, को एसरवेट्स नाम था। को एसरवेट्स कैसे दिख रहा था मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग साबुन लगाते हैं तो साबुन में ऐसे बबल्स बनते हैं ना, तो ये जो बबल्स बनते हैं कुछ देर बाद देखते हैं कि बबल्स फूट जाते हैं। तो ये को एसरवेट एकदम जस्ट लाइक वैसा ही था, एक साबुन की बबल्स की तरह। लेकिन साबुन के बबल क्या होता है, फूट जाता है, ये फूट नहीं रहा था। फिर को एसरवेट ने अपने चारों ओर ऐसे बदलाव करते गए, और ये जो आप डॉट डॉट देख रहे थे ये पूरा एकदम कॉम्पाइल्ड स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसने अपने चारों ओर क्या कर लिया, एक ऐसे सेल वॉल का फॉर्मेशन करता गया जिससे ये सेल क्या हो गया, पूरा सॉलिड हो गया। फिर सॉलिड होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन रहे होंगे, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मिनरल्स, ये सब रह के फिर ये क्या करता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जैसे जब आप अंडा खाते होंगे तो अंडा खाने के दरमियान आपको क्या फील होता है, अंडा में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं। तो अब ये सारे जो आप येलो वाला पार्ट देखते हैं तो फिर वो मिलके क्या बनाता है, वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। तो यानी कि अंडा ही उत्तरदायी है एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए। तो को एसरवेट सबसे पहला सेल है जो कि 3 मिलियन ईयर्स एगो पहले बना था। इन्होंने कहा कि दिस कुड बी जाइंट मॉलिक्यूल, ये सबसे पुराना मॉलिक्यूल है, जैसे लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, वाइट माई हैव रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, फिर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया और अपनी संख्या को बढ़ाते चले गए। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। जो सबसे सेल यानी कि सेल तो बन गया, लेकिन इसको ये सब बनाने तक, एम्ब्रियो बनाने तक इसको 2000 मिलियन ईयर एगो लग गए। ये पहले बनाया 2000, ये 3 मिलियन ईयर हो गए, ये 2000, ठीक है। तो सेल बना था 3 मिलियन ईयर एगो और ये बना 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। दिस माइट हैव बीन सिंगल सेल फ्रॉम एक्वेटिक एनवायरनमेंट, और जो सबसे पहले जो सेल बना था वो कहाँ से बना था, ये एक्वेटिक बना था, यानी जल के अंदर ही बना था।
अभी टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे कोई जीवन की संभावना ही नहीं देखी गई। आइए बात करते हैं कि क्या एविडेंस हैं इवोल्यूशन के। तो सबसे पहले एविडेंस के बारे में बात करते हैं। पैलिंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलिंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलिंटोलॉजी। जब कोई जीव मर जाता है, जैसे कि कब्रिस्तान में जब इंसान को दफनाया जाता है तो उसकी अवशेष हड्डियां मिलती हैं। तो उन हड्डियों के द्वारा पता लगाया था कि ह्यूमन का शरीर ऐसा बनावट रहा होगा। डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि डायनासोर भी धरती पे रहे होंगे। तो ये जो फॉसिल्स, जो डेड ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी पार्ट को देख के पता लगाने की जो स्टडी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं पैलिंटोलॉजी कहते हैं। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन सेडिमेंट्री रॉक या अदर मीडिया। जो जीव मर जाते हैं तो मिट्टी में दफन हो जाते हैं, तो जब इनकी खुदाई होती है, अगर वो मिल जाते हैं तो इससे पता चलता है। तो ये जो खुदाई होने के दरमियान जो मिलता है, इसे ही हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म व्हिच डाइड ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन फॉर्मेशन। जब ये मरते हैं तभी ये इनका एविडेंस मिलता है। अगर आप देखो तो पहले कैसे जीव रहते थे, कितना भयावह सब है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिस, क्रोकोडिलियन, ठीक है, ब्रैकियोसोरस, स्टेगोसोरस, ये सब केवल मूवी में हम लोग देखे हैं, रियल लाइफ में नहीं देखे हैं। तो ये सब डायनासोर हैं, ठीक है। ये एविडेंस है, ये बता रहे हैं। ये फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, दे आर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। पहले ऐसे बहुत बड़ी बड़ी रहा करते थे। इस समय एक नई मूवी आई जुरासिस, द न्यू जुरासिस वर्ल्ड करके, ठीक है। उस मूवी को देखिए तो ये वाला जीव उसमें दिखाया गया है। फिर जुरासिस ये वाले आए, फिर इनका भी एक्सटिंक्शन हो गया। धरती पे कहते हैं कोई एक ऐसा उल्का पिंड गिरा जिससे पूरा अर्थ तबाह हो गया और ये नष्ट हो गए। कि कहते हैं कि पानी के अंदर ये दब गए, फिर मर गए, इनकी अवशेष मिलती है यानी इनकी हड्डियां। तो लगता है कि नहीं, डायनासोर थे। तो अ वैरायटी ऑफ फॉसिल रेंजिंग फ्रॉम द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म टू एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व। ऐसे ऐसे नए नए ऑर्गेनिज्म को देखा गया। बाय स्टडिंग द डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म एक्जिस्टेड बाय द प्रेडिक्टेड। आइए बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड कॉम्प्लेमेंट्री एनाटॉमिकल एविडेंसेस। प्लांट में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि द फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री कैन बी रिवील्ड बाय द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर। प्लांट के अंदर आप देखेंगे, जैसे बॉगेनविलिया प्लांट को देख लो और कुकुरबिटा प्लांट को देख लो। तो इनके बीच में क्या है, इसके अंदर टेंड्रिल पाया जा रहा है और इसके अंदर थोर्न पाई जा रही है। यानी ये टेंड्रिल क्या कर रही है, इसको मतलब कि पौधे को क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने में मदद करती है। ये थॉर्न क्या करती है, इस प्लांट को, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल इसको खा जाते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब कांटा रहेगा, थॉर्न मतलब कांटा, तो कांटा क्या करती है, इस पौधे को बचाती है, ठीक है। तो ऑर्गेन विद सेम स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। मतलब ऐसे ऑर्गेन, ठीक है, जो डिजाइन हुए हों, ओरिजिन जिसका सेम हो, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग हो, बट डिफरेंट फंक्शन। तो ऐसे ऑर्गेन को हम लोग होमोलॉगस ऑर्गेन कहते हैं। जैसे द फोर लिम्ब ऑफ सम एनिमल लाइक वेल्स, बैट्स एंड चीता हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, ये क्या होती हैं, इनका फंक्शन अलग अलग होता है। ड्यू टू डिफरेंट नीड सम स्ट्रक्चर डेवलप डिफरेंटली, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसी इवोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की अलग नीड होने की वजह से जो सम स्ट्रक्चर थे डेवलप, वो अलग अलग डेवलप हो गए। जैसे ह्यूमन का ये हाथ का काम दूसरा पड़ गया, ठीक है। चीता के अंदर दौड़ने का काम कर गया। वेल के अंदर तैरने के काम आ गया। बैट के अंदर ये क्या कर लिया, अपने आप को इवॉल्व कर लिए उड़ने के लिए। तो सबका ओरिजिन तो सेम है, लेकिन काम अलग पड़ने की वजह से इनका इवोल्यूशन अलग अलग प्रकार से हो गया था। ऐसे इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और भी एग्जांपल, जैसे अदर एग्जांपल इंक्लूड वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन इन एनिमल, थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगेनविलिया कुकुरबिटा इन प्लांट्स, ठीक है। बोगेनविलिया कुकुरबिटा में देखो टेंड्रिल है ना, तो इसका अलग अलग काम। इसमें टेंड्रिल क्या होगा, थॉर्न बना लिया, इसमें टेंड्रिल जो है अभी भी प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने के लिए अपना यूज कर रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेन होते हैं जो विच आर एनाटॉमिकल डिफरेंट, वो क्या होते हैं, बाहर से देखने में क्या होते हैं, अलग होते हैं, बट फंक्शनली सिमिलर, उनका फंक्शन सेम होता है। तो ऐसे ऑर्गेन को हम लोग कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जैसे एग्जांपल के तौर पे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, कि बटरफ्लाई और बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन इनकी ऑर्गन क्या होती है, ये जो ऑर्गन होती है अलग अलग होती है।
फंक्शनली सिमिलर, लेकिन सबका दोनों काम एक ही है। बटरफ्लाई का भी जो विंग्स है उड़ने के काम आता है, ठीक है। बर्ड्स का भी जो पंख है वो भी उड़ने का काम आ रहा है। पापा की परी के पास भी पंख होता है तो उनका उड़ने का काम नहीं आता है, तो बेचारी का क्या करें। ड्यू टू सेम फंक्शन, समान फंक्शन होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व सिमिलरली, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ऐसे प्रकार के इवोल्यूशन को हम लोग क्या कह दें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह दें। कि फंक्शन तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। माँ के मगरमच्छ के पास क्या होता है ना, पंख होता है, तो इसलिए वो रेंगते ही रहते हैं, वो उड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, जैसे आई हो गया ऑक्टोपस और मैमल्स के पास, फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन पोटैटो जो होता है स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। जो आलू कंद आप लोग खाते हैं वो मॉडिफिकेशन होता है रूट का, लेकिन जो आप आलू खाते हैं नॉर्मल पोटैटो वो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन। आइए बात करते हैं बायोकेमिकल एविडेंस के बारे में। द सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन फॉर परफॉर्मिंग performing a common given function among diverse organisms give clues to common ancestry. The metabolic process in organism also similar with new material in product. बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में नहीं पढ़ना है, हाँ ये पढ़ना है कि एडाप्टिव रेडिएशन जो कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इन अ जियोग्राफिकल एरिया रेडिएट टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज। एग्जाम्पल, जैसे डार्विन ने अपना एक थ्योरी दिया था, क्या था उसका, डार्विन फिंचेस, यानी कि एक बर्ड होती है जो कि जो उसकी जो चोंच आप देख रहे हैं, ये चोंच इसकी पहले बहुत चौड़ी हुआ करती थी, फिंचेस बर्ड्स की। फिर इन्होंने इसका यूज ऐसे करना शुरू कर दिया कि आने वाले समय में इनकी जो फिंचेस की जो चोंच हुई एकदम नुकीली हो गई, जिससे कि देखो सिंपल, कि पहले इनको जैसे कि अर्थ था उस पे ऐसे अर्थवाम इनको नॉर्मली मिल जाया करते थे, ठीक है। फिर अर्थवाम बुद्धिमान हो गए तो मिट्टी के अंदर रहना शुरू कर दिए। जब ये मिट्टी के अंदर रहना शुरू कर दिए तो ये पक्षी पहले तो ऐसे जमीन पे खा लेते थे, इनकी चोंच का उतना काम नहीं पड़ता था, आसानी से मिल जाता था। फिर धीरे धीरे मिट्टी को खोदना स्टार्ट कर दिए, मिट्टी के अंदर जैसे आया तो चोंच का काम पड़ने लगा। फिर जब ये एकदम डीप में आ गए अर्थवर्म, तो ये अपने चोंच का यूज और ज्यादा कर दिए जिसके वजह से इनकी चोंच एकदम नुकीली हो गई। तो देखो लिखा है ना, फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस, तो खाने की खोज के पर्पज में इनका इवोल्यूशन हुआ। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ इनके चोंच का, तो ये डार्विन ने बताया। फिर वैसे ही मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रिया, देखो ये मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस होने की वजह से ही अपने आप को ऐसे बदलाव कर दिए। तो ये सब ऑर्गेनिज्म हैं जिनके एडाप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया। प्लेसेंटल एनिमल के अंदर भी यही चेंजेस हुआ, जो अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखते थे, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिज्म के बारे है। आइए बात करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में है। जैसे लेमार्क का थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो लेमार्क ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू लेमार्क इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अकर ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने ये कहा कि और जो इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का, उसके अपने अंगों का ज्यादा यूज करने और न करने के वजह से उसके अंदर इवोल्यूशन आया। जैसे कि इनका कहना ये है कि जिस हाथ का ज्यादा हम लोग यूज करेंगे वो बहुत बड़ी हाथ हो जाएगी। तो दोस्तों अगर अपना हाथ देखो तो ऐसे दोनों मिलाओ, तो ये जो हम लोग का दायां हाथ होता है उसका काम तो हम लोग रेगुलर करते हैं खाने पीने की चीजें में, लेकिन बाएं हाथ की यूज तो केवल मॉर्निंग टाइम में होता है। तो क्या अब इसको देखो, क्या 1 इंच भी हाथ हमारी छोटी है, हाथ नहीं छोटी हुई है ना। तो इनका ये जो फंडा था ये एकदम गलत साबित हुआ। इन्होंने कहा कि जो लोहार होता है वो लोहे को हमेशा दिन रात पीटता रहता है जिससे वो हथियार बनाने का काम करता है। तो उसका जो बेटा होगा ना, उसका बेटा 2.5 किलो का हाथ लेके पैदा होगा, यानी सनी देओल कहता है ना, कातिया 2.5 किलो का हाथ है, जिसपे पड़ेगा उसकी नानी याद आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो फिर तो ये चीजें इनकी क्या होगी, निराधार साबित होती चली गई। जैसे जापान, क्या होता है कि चाइना में जो लड़कियां होती हैं उनको बचपन से ही जन्म के पश्चात उनको क्या किया जाता है, जूती पहनाया जाता है। उनको जूती पहनाया जाता है कि उनका पैर का साइज जो होगा वो एकदम छोटा ही रहेगा, जिससे पैर उनका छोटा रहे। और वो खेल जैसे हो गया ओलंपिक ओलंपिक जो खेल हो गया, उस खेल में भी क्या हो कि ये उपलब्धियां हासिल करें। और वैसे चाइना और जापान में क्या होती है,
ये लोग ज्यादा ओलंपिक में मेडल लाती हैं, इसी पैर छोटा होने की वजह से। और पैर छोटा होगा तो अट्रैक्टिव भी दिखेगा। यूज एंड डिसयूज में ये लैमार्क ने बताया था अपने, जो कि निराधार साबित हो जाती है। कुछ जगह ये साबित सही होती है, कुछ जगह ये साबित गलत हो जाती है। इन्होंने स्नैक के ऊपर भी यही कहानी बताई। स्नैक जो सांप होता है, स्नैक क्या करता है कि इन्होंने कहा कि जो सांप हुआ करते थे उनको पहले पैर हुआ करते थे। जब इनको कोई जानवर खाने वाला, जैसे मोर हो गया चाहे नेवला हो गया, जब इनको दौड़ाता था मारने के लिए तो ये भागते थे, तो इनको पैर होने की वजह से ये भाग नहीं पाते थे, और जैसे बिल में घुसने तक जाते जाते वो जानवर इनको मार के खा जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पैर का यूज कम करके इन्होंने रेंगना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बढ़ गई और ये अपने प्रीडेटर से बचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका पैर विलुप्त हो गया और ये बिल में आसानी से घुस जाते थे, अपने आप को बचा लेते थे। इसी बात पे, जैसे कि हमारे पास पूंछ हुआ करता था पहले, हम लोग पूंछ का यूज कम करना कर बंद कर दिए, तो जिसकी वजह से हमारा पूंछ गायब हो गया। तो कुछ जगह सही है, कुछ जगह गलत हो गया। इन्होंने जो अपना एग्जाम्पल दिया था स्नैक के ऊपर दे दिया था और जिराफ के ऊपर दिया। इन्होंने कहा कि अफ्रीका के कुछ एरिया में ऐसा हुआ कि अ, अचानक से सूखा पड़ गई। सूखा पड़ने के दरमियान क्या हो गया कि जो जमीन पे घासें हुआ करती थी उसको ये खा नहीं पाते थे। ठीक है, तो इन्होंने पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां लगी हुई थी उसको उचक उचक के अपना गर्दन आओ आओ उचक उचक के खाना शुरू कर दिए। जब उचक उचक के खाना शुरू कर दिए तो क्या हो गया, ये गर्दन का यूज ज्यादा शुरू हो गया। तो गर्दन का यूज ज्यादा होने की वजह से दोस्तों इनकी गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, जो कि हैव लॉन्ग नेक बट टू एसेस लीफ ऑन टाल ट्री, दे हैड टू अडॉप्ट elongating their नेक। बस वही चीज, एक्वायर्ड कैरेक्टर टू सक्सीडिंग जनरेशन दे एक्वायर्ड लॉन्ग नेक। तो अब जब गर्दन लंबी हो गई तो ऐसे ही जीव पाए जाने लगे, यानी छोटी गर्दन वाले जीव नहीं पाए गए। तो ये गर्दन का ज्यादा यूज करने की वजह से हुआ। तो ये जो थ्योरी थी वॉज नॉट मोर एक्सेप्टेड, इसको ज्यादा लोग नहीं माने कि भैया ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना प्रयोग भी किया था। एक साइंटिस्ट ने तो अपनी नौकरानी को अरे अपनी बेटी को ही इसका एक्सपेरिमेंट का जरिया बना। उन्होंने क्या किया कि जो घर में अलमारी होती है उसके ऊपर उन्होंने मिठाई रख दिया। मिठाई रख दिया, उस उनकी बेटी को बहुत पसंद थी। तो उसकी बेटी को कहें कि तुम्हें मिठाई खाना होगा तो एक शर्त है कि तुम गर्दन ऊंचा ऊंचा के खाओ। तो ऐसे करते करते वो 3 4 6 महीना में उसकी गर्दन अकड़ गई। ठीक है, बढ़ने को क्या कहे, उसकी गर्दन अकड़ गई। तो साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि गर्दन किसी भी अंग का यूज ज्यादा करने से बहुत बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। अब हम लोग जिस हाथ से खाना खाते हैं वो हाथ हमारा बहुत लंबा हो जाए, ऐसा नहीं ना है। तो ये चीज इनकी एक्सेप्ट नहीं कर गई कि एक दो थ्योरी की वजह से आप सारी चीज को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ, जो कैरेक्टर एडॉप्ट हो जाती है वही आगे चल के वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव होती चली जाती है। फिर आते हैं डार्विन चचा। डार्विन चचा क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा चीज बताया था। आइए समझते हैं इन्होंने क्या कहा है। इसे इसमें मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी भी कहा जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने कहा, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द सी वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन सी HMS बेगल कंक्लूडेड द फॉलोइंग। ये क्या करते थे, इनको बहुत शौक था समुद्रों को, सी वॉयाज का मतलब इन्होंने बहुत जगह घूम घूम के ऐसे यात्रा की। तो इनको एक ऐसी लैंड मिली थी जिसे गैलापोगस बोलते हैं, गैलापोगस लैंड। आप यूट्यूब पे जाएंगे वहां पे सर्च करेंगे गैलापोगस, गैलापोगस आइसलैंड। ठीक है, तो उसको सर्च करेंगे तो डार्विन ने इस लैंड का खोज किया था। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग जानवरों के बारे में देखा कि नॉर्मल जो हमारे आसपास सराउंड में जो जीव रहते हैं और गैलापोगस आइसलैंड पे जो जीव थे उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिली थी। क्योंकि वहां पे उनका कंपटीटर बहुत कम है, वहां इजिली उन्हें फूड मिल जाता है, यहाँ पे उन्हें फूड नहीं मिल पाता। तो यहाँ की जो कैट है वहां का जो कैट है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर इन्होंने देखा था। तो उसके अनुसार इन्होंने कहते हैं कि वेरिंग डिग्री ऑफ सिमिलरिटी कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम दोज दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स। कि जो पहले से जीव, अब जो गैलापोगस आइसलैंड पे वहां ह्यूमन तो है नहीं, तो जो पहले से रहते आ रहे हैं उनके शरीर की बनावट, उनके हेयर, ठीक है, तो हर एक चीज उनका चेंज है जो हमारे आसपास रहते हैं जीव। फिर उन्होंने कहा देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन लाइफ फ्रॉम विथ न्यू फॉर्म अराइजिंग टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नई नई जीवों की उत्पत्ति क्रम अनुसार होती चली गई।
तो कोई भी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच अडॉप्ट इन बेटर टू एनवायरनमेंट। तो ऐसे ही जो पॉपुलेशन होती है वो अपने आप को जैसे जैसे बदलाव अपने अंदर करती जाती है उस एनवायरनमेंट के अनुसार, वैसे वो अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, और अपने परिवार को भी ढालते हैं और अपने जनसंख्या को भी ढाल लेते हैं। जैसे ह्यूमन की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ह्यूमन ने बीमारियों से लड़ना सीख गया, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा जान लिया, बहुत सारे ऐसे मशीनरी सिस्टम का यूज करना जान गया। पढ़ाई के मामले में हम लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक इन्वायरमेंट के अनुसार जो एडाप्टेशन है, जो वेरिएशन है अपने अंदर, वो हम लोग बदलाव लाते चले जा रहे हैं। पहले हम लोग बड़ी बड़ी लंबी यात्रा लोग करते थे तो साइकिल से कर लेते थे, बाइक नहीं थी। अब इजिली बाइक का सुविधा होने की वजह से एक स्थान दूसरे स्थान जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से मूव कर सकते हैं, कोई भी सामान एक जगह से दूसरे सामान पहुंचाने में भी हमें मदद है। इंटरनेट के द्वारा हम यहाँ से बैठे अपने दूर दराज दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये सब एडाप्टेशन ही तो है, ये सब ही इवोल्यूशन है, जिसकी वजह से ह्यूमन अपने सुविधा बढ़ाने के वजह से वो ज्यादा मात्रा में है। बाकी जीव की मात्रा क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्योंकि उन्हें इस एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। जो सर्वाइवल यानी जो अपने आप को ढाला, जो लड़ सका, वही महान है। तो द कैरेक्टरिस्टिक विच एनेबल सम पॉपुलेशन या इंडिविजुअल टू सर्वाइव बेटर इन नेचर, जो इस प्रकृति में अपने आप को जीने के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट बना सके, जो इसमें ज्यादा लड़े, जो ज्यादा अपने आप को बचा सके, ठीक है, हर सुख सुविधाओं से लैस हो, ठीक है, जैसे क्लाइमेट से बच जाए, फूड अपने लिए प्रॉपर अच्छा रखे, अपने फिजिकल फैक्टर ऐसे बीमारी ना हो, वुड आउट ब्रीड अदर, सर्वाइवल ऑफ द फिट। इन्होंने कहा कि जो लड़ेगा, जो जीतेगा, वही इस धरती पर सरवाइव करेगा। तो लड़ोगे तभी जिंदा रहोगे। तो जैसे कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी में क्या होता है कि जो ज्यादा बेटर करेगा उसी का एग्जाम क्वालिफाई होगा, वही सरकारी नौकरी करेगा। और उसकी जो जनरेशन होगी वो अच्छे से पढ़ेगी, खाएगी, और उसके दवा खर्चा सारा चीज एकदम फर्स्ट क्लास लेवल का होगा। जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, जिनका नहीं कुछ होता है, नॉर्मल ये जॉब और छोटा मोटा करके, तो इनके बच्चा जिसका जॉब वाला बच्चा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है। तो ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे कुत्ता होता है, उसके चार पांच बच्चे होते हैं। तो जो कुत्ते होते हैं, जो उसका बच्चा होता है, तो इसमें से आप देखेंगे कोई एक बच्चा बहुत मोटा होता है, तंदुरुस्त होता है, और वो ज्यादा सरवाइव करता है। जो कुछ ऐसे रहते हैं जो डर जाते हैं थोड़ा, जो स्ट्रांग वाला रहता है उससे भोग देता है तो डर जाता है, तो माँ का दूध नहीं पी पाता है। जो ज्यादा माँ का दूध पिया, जो लड़ के अपनी माँ का खाना छीन लिया, ठीक है, जो लड़ के खाना छीना और वो जिंदा रहा, वही, उसी को नेचर चूसती है। जिसे नेचर कहती है नेचुरल सिलेक्शन। बाकी लोग का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो जो लड़ सका वही धरती पे राज करेगा। ठीक है। तो ये नेचर से ही चला आ रहा है। इसलिए भाई और बंधु और मित्रों, आपको अगर धरती पे जिंदा रहना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपका नंबर कम आता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। सबको सिर्फ अपने आप से मतलब है। बस मतलब पड़ता है तो हमारे माँ बाप को पड़ता है, बाकी किसी को नहीं पड़ता है। चलिए, ज्यादा ज्ञान की बात ना करते हुए बात करते हैं पॉपुलेशन विच आर बेटर फिट। जो पॉपुलेशन ज्यादा फिट बैठता है, रिप्रोडक्टिवली फिट, वो अपने संतान भी उत्पन्न करेगा। वही चाहेगा कि मेरी ही जाति के, मेरे ही जैसे बच्चे इस धरती पे राज करें। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इसीलिए ऑर्गेनिज्म का जो सबसे फर्स्ट नीड होता है, वो होता है रिप्रोड्यूस करना, कि उसकी जमीन जायदाद, उसके वारिस का मालिक कौन हो? वही हो। ठीक है। क्योंकि वो, उसने पैसा ज्यादा कमाया, उसने धरती पे लोगों से लड़ा और अपने लिए बहुत सारी संपत्ति को बटोर सका। तो यही तो है नेचर में फिट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी। तो नेचर इसी को क्या करेगी? सिलेक्ट करेगी। विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर एंड विल सर्वाइव मोर। इसी को हम लोग कहते हैं नेचर सिलेक्शन। तो डार्विन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को जो कहती है कि नेचुरल सिलेक्शन उसी का होगा जो सरवाइव करने के लिए दूसरों से लड़ेगा। ठीक है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डार्विन की थ्योरी में अगर आप ये कंक्लूड नहीं करेंगे तो डार्विन का थ्योरी इनकम्प्लीट माना जाता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और रिमेम्बर करिए अपने दिमाग में। Adaptability is inherent fitness in the end result of ability to adapt and get selected by nature। सिंपल बात कि जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा उसी के कैरेक्टर क्या होगी? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव करती है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, कि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, कि इसमें लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसमें से भी आपको छीन के ले लेना है।
स्टेबल पॉपुलेशन साइज एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन। आपको जैसे भी मौसम चेंज होता है उस मौसम के अनुसार आपको अपने आप को ढाल के रखना है। ठंडी पड़ रही है तो अपने स्वेटर जैकेट पहनो, गर्मी आ रही कूलर लगा लो, एसी लगा लो, मतलब अपने आप को जिंदा रखो, तभी आप इस नेचर में सिलेक्ट हो पाएंगे। वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के मेंबर होते हैं इस पॉपुलेशन के अंदर, सबसे तुम्हें लड़ के आगे बढ़ना है। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड, और जो लड़ सकेगा, जो स्ट्रांग होगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा और अपने बच्चे को जन्म देगा। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की क्या होती है, फॉलोइंग सी ऑब्जर्वेशन होती है कि खाना कम है, 10 लोग हैं, जो सबसे तेज दौड़ेगा खाना को छीन के खा लिया, खाना को छीन के खाया, मौसम चेंज हुआ, अपने आप को बचा के रखा, ठीक है, बहुत सारे उसमें कैरेक्टर फीचर के लोग हैं, सबसे बातचीत करते हुए अपने आप को सेव करते हुए उसने शादी की, उसके बच्चे हुए और वही नेचर में सिलेक्ट हो गया। तो ये तीन चार चीजें हैं जो हर एक इंसान के लाइफ में होती रहती है, सब इसी के लिए तो जिंदा है। The two key concepts of Darwinian theory are branching descent, adaptive radiation and natural selection। फिर फाइनली उनका क्या हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन जैसे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हो गया, केमिकल रेसिस्टेंट हो गया, ये बस आप इसको पढ़ लीजिए कि इंग्लैंड के अंदर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग मॉथ्स आर मोर इन नंबर देन डार्क विंग्ड मॉथ। कि इंग्लैंड में क्या हुआ कि जैसे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म फैक्ट्री थी, उसने क्या किया कि वहां से बहुत सारे पॉल्यूशन होते तो वहां पे मौत पाए जाते थे, जिनका जो पंख हुआ करता था सफेद रंग के हुआ करता था और एक दूसरा था जो डार्क हुआ करता था, दो प्रकार के मौत पाए गए। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग मॉथ बिकम मोर इन नंबर। फिर देखा ये गया कि जैसे ही इंडस्ट्रियल बढ़ती गई, वहां की जनसंख्या बढ़ती गई, कामकाज बढ़ते गए, तो देखा गया कि जो काला जो डार्क विंग वाला मॉथ था, वो उसकी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई, देन व्हाइट विंग मॉथ। दिस इज बिकॉज, ये क्यों हुआ, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन द ट्री ट्रंक कवर्ड बाय द व्हाइट लाइकेंस बिकम dark due to deposition of dust and cold particle. As a result, white-winged moth could be easily picked by the predator from the dark background and dark-winged moth survived। इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो प्लांट के ब्रांचेस थे, जब डस्ट के पार्टिकल पड़ते थे, यहाँ पे जो सफेद रंग के जो लाइकेन्स हुआ करते थे, वाइट वाइट वाले, तो इस पे जब मॉथ आके इसको खाते थे तो सफेद रंग मिल जाता था, जो कोई भी इंसेक्ट रहता था इसको पकड़ के खा जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल पढ़ने की वजह से अब ये पूरा जो सफेद वाला था वो कैसा हो गया, ये पूरा ब्लैक हो गया। ठीक है, तो अब ब्लैक वाला इसमें अगर मिल भी जाएगा तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा नहीं, लेकिन जब इस ब्लैक के ऊपर अगर व्हाइट वाला पड़ेगा, मौत आएगा सफेद वाले इसको खाने, तो जो इसका प्रीडेटर होगा वो क्या करेगा, उसको इजीली पहचान जाएगा, और इसके वजह से प्रीडेटर इसको इजीली पिक करके खा गए, जिसकी इसकी संख्या घट गई। ठीक है, केमिकल रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैज रिजल्टेड इन द इवोल्यूशन ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स इन मच लेसर टाइम स्केल। एज रिजल्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिपेयरिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड। जिसकी वजह से कि मिट्टियों के अंदर जब हम लोग खेती करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो रिजल्ट ये देखा गया कि इवोल्यूशन ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी, और तो फिर ये देखा गया कि ऐसा इवोल्यूशन हो गया कि केमिकल खाद यूरिया डालने की वजह से कि जो बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे, उनकी संख्या कम ही दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो हमारे लिए फायदेमंद थे वो नष्ट हो गए। जैसे अर्थवर्म की संख्या घटती चली गई, इसीलिए क्या होती है, भूमि जो धरती की उर्वरता होती है वो कम होती है। जैसे केमिकल रेजिस्टेंट में सिंपल एग्जांपल समझो कि कोई खेत है, उस खेत के अंदर बहुत सारे अर्थवर्म पाए जा रहे हैं। ये अर्थवर्म क्या करते हैं, मिट्टी को खाते रहते हैं और मिट्टी को ही बाहर रिलीज करते रहते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, मिट्टी की प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से होती है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस अर्थवर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हुआ क्या कि जब हम लोग इसमें यूरिया पोटास सल्फर डाई यूरिया जब इसमें डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तो ये जो बेचारे अर्थवर्म जो नेचुरली रहते थे हर्बिसाइड की वजह से, जो खेत को चालने का काम करते, उर्वरता को बढ़ाते थे, केमिकल पड़ने की वजह से बेचारे नष्ट गए और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया की संख्या इस मिट्टी के अंदर बढ़ती चली गई। तो ज्यादा केमिकल की वजह से अर्थवर्म खत्म हो गए, यानी इसकी उर्वरता कम ही दिनों में नष्ट हो गई और पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसमें बढ़ गए, तो जिससे मिट्टी की उर्वरता खत्म, फसल कम, और धीरे धीरे वो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर होती चली जाती है। इसलिए किसानों से अनुरोध किया जाता है कि आप पेस्टिसाइड का कम यूज करें अपने खेतों में, नेचुरल डिकम्पोजर का ज्यादा यूज करें। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट, भाई सबको पैसा चाहिए,
तो सबको कम लागत में ज्यादा फसल पैदा करने की जो चाहत होती है, यानी कम लागत में ज्यादा हो, सबके अंदर होती है। किसान भाई का इसमें कोई गलती नहीं होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें कि इवोल्यूशन में म्यूटेशन का क्या रोल है। तो इसकी खोज सबसे पहले ह्यूगो डिब्रीज ने की थी। इन्होंने अपने ऑन हिज वर्क एवनिंग प्राइमोस करके एक जीव था, उस पे इन्होंने इस खोज की थी। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम इवोल्यूशन कॉज्ड बाय सडन लार्ज डिफरेंस इन द पॉपुलेशन दैट इज म्यूटेशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन पर एज पर डार्विन। तो इसमें जो म्यूटेशन होता है ये बहुत ही कम देखा गया डार्विन के अनुसार, ठीक है। ही बिलीव्ड, ये भरोसा करते थे, दैट म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड कॉल्ड इज साल्टेशन या सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कि ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, ये अचानक से कोई प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। म्यूटेशन जो होती है रैंडम एंड डायरेक्शन, ये रैंडम अचानक से होती है और इसकी कोई दिशा नहीं होती कि एकदम सीक्वेंस फर्स्ट में जाता है, पहले ये ह्यूमन को करे, फिर ह्यूमन के एक पार्ट दूसरे पार्ट, ऐसे नहीं करता है। इन कॉन्टेस्ट टू स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशन एज पर डार्विन, तो डार्विन के अनुसार ये क्या होता है कि ये रैंडम होता है, अचानक से होता है और डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन की ये कहानी होती है, ये थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए नेक्स्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। बस इसका डिफिनीशन पूछता है कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो इसमें एलेलिक फ्रीक्वेंसीज होती है ये कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन, जिसके वजह से जो जीन पूल बनता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला के द्वारा, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन। यानी जैसे आप लोग मैथ में एक सिंपल सा फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर याद करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू वन। इसमें कोई भी वैल्यू रखो कि वन के बराबर अगर आ रहा है तो ये हार्डी विनबर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम रिजल्ट इवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन देखने को मिलती है। क्या क्या फैक्टर होते हैं हार्टी विनबर इक्विलिब्रियम को वेरिएबल करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, कि कोई भी जीव है जीन का फ्लो हो, माइग्रेट हो, कि जैसे समझो कि ये दो क्लाइम इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या ना बढ़ाने, यहाँ मान लो चार लोग हैं जिनकी जीन बहुत मजबूत है, और यहाँ पे क्या है, दो लोग हैं। यहाँ पे मान लो 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, दो दो चार पाँच छह सात आठ दस, ठीक है, 10 लोग हैं और इसमें चार हैं। इसमें से जो दो स्ट्रांग वाले हैं वो आ जाएं इस वाले इन्वायरमेंट में, यानी एक गांव है, ठीक है, गांव वन और एक गांव टू, ठीक है। तो एक गांव में चार लोग ऐसे पाए हैं जो बहुत ज्यादा धनवान है, जो बहुत पैसे से और फिजिकली बहुत फिट हैं। वो दो लोग आए और इसमें आके सरवाइव किए और इसमें कमजोर लोगों से क्या कर दिए, शादी करके और अपने बच्चे को जन्म दिए। तो उनके बच्चे के अंदर क्या हो गया, वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो दो बचेंगे वो दो स्ट्रांग जीन वाले से अगर शादी करेंगे तो उनके बच्चे भी स्ट्रांग ही रहेंगे ना। तो यानी गांव वन के अंदर जो जीन की पूल होगी उसमें स्ट्रांग स्ट्रांग बच्चे होंगे, उनमें डिजीज कम देखने को मिलेगा। लेकिन इस गांव में इनकी जो स्ट्रांग वाली जो जीन थी वो धीरे धीरे लेस होती चली गई। तो इसके वजह से इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन का कुछ अलग ही रवैया होगा, इस गांव की जो पॉपुलेशन होगी इसकी कुछ और ही रवैया हो जाएगा। तो इसी केस को हम लोग कहते हैं जीन फ्लो। तो जीन फ्लो अगर हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसके वजह से एक इवोल्यूशन में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलती है। तो ये एक नई पॉपुलेशन बनी, ये पुरानी पॉपुलेशन है, पुरानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, चेंजेस occurring in frequency by change in called genetic drift. Sometime due to changes in allele frequency in new population, some differentiated species, this effect is called founder and the original different diffracted population called founder। यानी दोस्तों अगर समझो
कि अब यहाँ पे जो जीन चेंज हुआ, अचानक से बिजली तड़का, कोई महामारी आ गई, कोई बीमारी हो गई, जिसकी वजह से स्ट्रांग वाला जीन था वो तो नष्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस हो गई ना पॉपुलेशन के अंदर। तो इसी जो इफेक्ट पड़ा, इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। अचानक से हुए बदलाव जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन को क्या करती है, नष्ट कर देती है। इसी पॉपुलेशन को नष्ट होने की क्या हम लोग कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। हो सकता है म्यूटेशन आ जाए। तो म्यूटेशन एडवांटेजेस, म्यूटेशन लीड टू न्यू फिनोटाइप ओवर फ्यू जनरेशन रिजल्ट इन स्पेसिएशन। अब देखो म्यूटेशन हमारे शरीर में हार्मफुल भी है और एसेंशियल भी होता है। अगर हमारे जो फिंगर जो फ्री आप देख रहे हैं, अगर हमारे जब हम लोग एम्ब्रियो के अंदर रहते हैं, अगर इसमें इवोल्यू म्यूटेशन न हो, तो ये हमारे डिजिट जो फिंगर आप फ्री देख रहे हैं, ये ऐसे ही सटे रहते हैं। जैसे आप मेढक के, मछलियों के फ्लिपर देखते हैं, वैसे हम लोग के सटे हुए ही रहते हैं। तो म्यूटेशन होने के वजह से ही क्या हो गया, ये फिंगर फ्री आपके देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग एपोप्टोसिस भी कहते हैं, वो अलग प्रोसेस है। तो इसके वजह से तो म्यूटेशन होना बहुत जरूरी। या फिर तो अब ये म्यूटेशन होगा तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिसके वजह से एक नई पॉपुलेशन जन्म लेगी। अगर वो म्यूटेशन हार्मफुल हो जाए, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी जापान के अंदर, कि ऐसा केमिकल इफेक्ट पड़ा कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही विकलांग उस बच्चे को जन्म देने लगी। तो उस पूरे एरिया का जो वातावरण के प्रभाव होने की वजह से वहां का जो पॉपुलेशन था उसकी पूरी फिनोटिपी ही चेंज हो गई। तो ये म्यूटेशन कैसा होगा, ये हार्मफुल होगा। और ऐसा म्यूटेशन हो जाए जहां पे ये अच्छा साबित हो जाए, तो वहां का पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये डिपेंड करता है कैसा क्लाइमेट होगा। तो इसके वजह से नए फिनोटाइप की ओरिजिन होती है। ठीक है। आइए बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन न्यू फिनोटाइप। ठीक है। जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है तो कब, गैमेटोजेनेसिस के दरमियान, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है और नए फिनोटाइप की ओरिजिन होती है। जैसे मान लो कि एक्स एक्स है और एक्स वाई है। अब यहाँ पे मान लो कि तीन एक्स आ जाए, तो ये अलग प्रकार का क्या बनेगा, ये न फीमेल बनेगी न मेल बनेगा, यानी एक किन्नर बन जाए। तो एक अलग नई प्रकार का फिनोटाइप ही जन्म ले लिया, कब, गैमेटोजेनेसिस के दरमियान। या फिर नेचुरल सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि हेरिटेबल वेरिएशन दैट इनेबल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। नेचुरल सिलेक्शन कैन फॉलो थ्री इफेक्ट, स्टेबिलाईजेशन, डायरेक्शनल चेंज और डिसरप्शन। कि अगर स्टेबलाइजेशन यानी लार्जर नंबर ऑफ इंडिया एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू सो पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। जो जनसंख्या स्टेबल होती है, ज्यादा नंबर में रहती है, उसको कोई बीमारी नहीं, एक दूसरे का मदद करते हैं, वो कैरेक्टर क्या होती है, बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ती है। डायरेक्शनल चेंज का मतलब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ इंडिया एक्वायर वैल्यू अदर द मीन कैरेक्टर वैल्यू सो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। उनके अगर कोई बीमारी हो जाए तो उनमें कुछ बदलाव हो जाए तो पॉपुलेशन क्या होगी, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में चेंज हो जाती है। डिसरप्शन का मतलब द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायर्ड पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड और डिसरप्शन कर्व एंड हेंस टू पीक्स आर फॉर्म। जिसकी वजह से टू पीक्स यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ए वाला जो है, ए वाली जो कहानी होती है, ये क्या कह रही है, स्टेबलाइजेशन की ग्राफ है। ये ग्राफ आप अच्छे से याद कर लीजिए। बी वाली जो होती है फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, और यहाँ पे जो दूसरी वाली है मीडियम साइज इंडिविजुअल फेवर, कि जो लड़ेगा उसका अलग पॉपुलेशन होगा, जो नहीं लड़ पाएगा उसका पॉपुलेशन दूसरा होगा। तो इसमें दो क्या बन जाएंगे, ग्राफ बन जाएंगे। तो ये पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, जिसकी वजह से पीक क्या होगी, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। फिर दूसरे में क्या होगा, डिसरप्टिव में कोई बीमारी की वजह से पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाएगी। तो हो सकता है कि एक पॉपुलेशन एक पार्ट में बढ़ जाए और दूसरी पॉपुलेशन जो है दूसरे पार्ट में बढ़ जाए। तो ये प्रकार की जो है कि यहाँ पे आपको नेचुरल सिलेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, जो कि आपको नहीं पढ़ना है कि इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स कैसे हुए हैं। ये हम लोग को डीप एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन आपको ये पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ मैन। चलिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक इस क्लास का, कि इवोल्यूशन ऑफ मैन कैसे हुआ। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईएमपी, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बस यही जितना मैंने लिखा है, बस इसको को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन का मतलब समझो कि पहले जो ह्यूमन हुआ करते थे ये झुक के चलते थे। ठीक है। यानी जो हमारे जैसे दिखने वाले, जैसे कि मंकी हो गए, जैसे हमारे जैसे दिखने वाले मंकी हो गए। ठीक है।
मंकी हो गया, ठीक है, एप्स हो गए, चिंपैंजी हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे जैसे दिखने वाले जीव थे, यानी हमारे पूर्वजों के जैसे दिखते थे, लेकिन हमारे पूर्वज नहीं थे। ठीक है। तो ये जैसे ये सब झुक के चलते हैं, वैसे हम लोग पहले झुक के चलते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर इवोल्यूशन होता गया, और झुक के चलने से फिर हम अपने दो पैरों पे हम लोग स्ट्रेट चलना शुरू कर दिए। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन कहते हैं। इसमें आप सीसी पढ़ेंगे। सीसी का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी दोस्तों कहते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब होता है हमारे ब्रेन की क्षमता, कितना हमारी सोच समझ कितनी अच्छी विकसित होती हैं। ऐसे घरों में आप लोग सुनते हैं, कोई कहते हैं कि अरे देखो कितना छोटा लेकिन कितना समझदार है। कोई है अरे इतना घोड़ा सो गया लेकिन इसको कोई बुद्धि ही नहीं है। तो ये हमारे ब्रेन की क्षमता होती है। जैसे आइंस्टीन हो गया, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, न्यूटन, ये सब जो साइंटिस्ट हैं, ये सब साइंटिस्टों ने क्या किया था, अपने ब्रेन का 10 से 12% हिस्सा अपने ब्रेन का यूज किया था। तब ये सोचो साइंटिस्ट हो गए। हम लोग अपने ब्रेन का कितना हिस्सा यूज करते हैं? 1 से 2% ही यूज कर पाते हैं पूरे लाइफ टाइम। इसलिए तो हम लोग इतना पीछे रहते हैं ना। तो जो ग्रेट होते हैं अपने दिमाग का 10 से 12% हिस्सा यूज करते हैं। कहा जाता है जो आइंस्टीन थे वो अपने ब्रेन का सबसे ज्यादा 12% हिस्सा जो है यूज किए थे। सबसे ज्यादा अभी तक इन्हीं का माना गया है। तो अब बात करते हैं जो हमारे सबसे एंसेस्टर थे, ह्यूमन की इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला जो ह्यूमन जैसा दिखने वाला ड्रायोपिथेकस है, इसकी जन्म हुई थी 25 मिलियन ईयर्स एगो। ये बंदर के दिखने जैसे दिखते थे, इनके ऊपर बहुत सारे बाल हुआ करते थे, इनके जो आर्म्स और लेग थे वो समान लेंथ में थे, क्योंकि झुक के चलते थे, चार जान जैसे जानवर चलते हैं चार पर, वैसे बड़ी सी खोपड़ी हुआ करती थी। ये सॉफ्ट फ्रूट एंड लीव्स, यानी ये नरम नरम पत्ती और फ्रूट्स को खाते थे। वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, जैसे चिंपैंजी गोरिल्ला चलते वैसे ये भी चलते थे। फिर दूसरा ओरिजिन हुआ रामापिथेकस का, ह्यूमन का दूसरा एंसेस्टर है। इसकी जन्म हुई 15 मिलियन ईयर एगो। ये मोर मैन लाइक, जैसे आदमी की तरह दिखता था। वॉक्ड मोर इरेक्ट, थोड़ा सा ये खड़ा होके चलना शुरू कर दिया। इसकी जो टीथ लाइक मॉडर्न में, इसकी जो दांतें हुआ करते थे वो जैसे आधुनिक मानव से हम लोग इस समय है ई ऐसे दांतें हुआ करते थे। ठीक है। मेरा दांत बहुत सफेद है क्योंकि मेरे टूथपेस्ट में नमक है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है दोस्तों? नहीं है तो ऐसा मंजर लो जिसमें टूथपेस्ट में नमक हो। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका जन्म कब हुआ? 2 मिलियन ईयर हुआ। इसमें फॉसिल पाए गए कहाँ पे? तंजानिया, इथोपिया। इसमें मैन जो दिखते थे प्राइमेट्स के जैसे दिखते थे, चार पैरों पे चलते थे। ठीक है। वॉल्ड अपराइट, थोड़ा चलते थे तो ये खड़े होके चलते थे। ये फ्रूट को खाते थे, और हंटेड विथ स्टोन वीपन, और जब ये शिकार करने जाते थे तो शिकार करने के दरमियान ये पत्थरों का यूज करते, पत्थर से बनाया हुआ हथियार का यूज करते थे। इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती थी 400 से 600, यानी ये तो जानवर ही टाइप थे, अपने दिमाग का ज्यादा यूज नहीं करते थे। फिर आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का जन्म कब हुआ? 2 मिलियन ईयर्स एगो इनका भी हुआ। इसके भी फॉसिल पाए गए ईस्ट अफ्रीका के अंदर। जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ये पहला ऐसा था जो ह्यूमन की तरह दिखने वाला था। इसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी थे। डिड नॉट ईट मीट, ये इतना बुद्धिमान था कि ये मांस वांस नहीं खाता था। कितना समझदार था सोचो। फिर होमो हैबिलिस के बाद जन्म होता है होमो इरेक्टस, जिसे जावा मैन, यानी जिनके अंदर जो जबड़ा था वो पूर्ण विकसित हो गया। उनकी जन्म हुई 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। इसकी फॉसिल पाई गई इन जावा। ब्रेन कैपेसिटी इनकी 900 सीसी थी। ये मांस को खाना फिर शुरू कर दिए थे, यानी बिना मांस खाए इनको चैन कहाँ। फिर होमो इरेक्टस के बाद आए होमो सेपियंस, जिनका होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस, मतलब जिसे नीएंडरथल मैन कहते हैं। ये कहा जाता है ये हम मॉडर्न मैन से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। इनकी जन्म 1 लाख से 40 हजार पहले हुई थी। इनकी फॉसिल पाई गई ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर। इसकी ब्रेन की साइज यहाँ 1600 लिखा है, ये 1600 होता है। ठीक है। 1600 सीसी का इनका ब्रेन था। यूज हाई टू प्रोटेक्ट बॉडी एंड बरी देयर डेड। इनके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता आ गई कि ये अपने तन को ढक के रखना शुरू कर दिया, यानी इन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। और जब कोई इंसान मर जाता था तो उसको इन्होंने दफनाना शुरू कर दिया, दफनाते थे, जलाते थे। ये अपने अनुसार करते थे। फिर जो सबसे धरती का बुद्धिजीवी प्राणी का जन्म हुआ, जिसका नाम है होमो सेपियंस। इस होमो सेपियंस को हम लोग कहते हैं मॉडर्न मैन। इसका जन्म हुआ 75 हजार से 10 हजार साल पहले। ये डेवलप केव आर्ट, ये क्या कर दिए, गुफा में रहने लगे। ठीक है। चित्रकारी करने लगे, खेती करना शुरू कर दिए।
फिर ये एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिए, यानी पशुपालन भी इन्होंने ही स्टार्ट कर दिया था। वैसे हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री तो शुरू हो गया था होमो इरेक्टस से ही। ठीक है। फिर स्टार्टिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये गांव गुट गुट बना के फिर रहने लगे। और इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी की थी। मॉडर्न मैन जो है, जैसे हम लोग जो है, हम लोग की ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी थी। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, नई वीडियो में, नई लेक्चर के साथ, नई जोश के साथ। तो हाउ इट योर जोश, आपका जोश कैसा दिख रहा है? ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करिए, ऐसे ही शानदार लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। और आप बस छोटा सा काम करिए, आप अपना फीडबैक जरूर हमें बता दिया करें कि कैसा आपको लेक्चर लगा। ठीक है। तो जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कैसे हमें पता चलेगा कि चीजें आपको कितना चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है। तो आज हमारा 6 चैप्टर हो गया, बस हमारा 7 चैप्टर और बचा है। जो हमारे मेन मेन चैप्टर थे वो तो कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब मेन चैप्टर ना, अब इसमें से 2-3 मेन चैप्टर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उस चीज को भी हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। और यदि आपको नोट चाहिए इन सब का, तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं हमारे दिए गए चैनल पे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक दे दिया है, वहां से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपसे हम विदा लेते हैं। राधे राधे दोस्तों। आपका रात्रि शुभ हो। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।